Welcome to all. By Zoom is representing the next video of class +1 with Dr. Poonam. और इस वीडियो के नीट क्रैश कोर्स के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक जो जनरली स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग रहता है, एंड दैट इज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन. सो इस कंप्लीट वीडियो के अंदर जो ज़्यादा लेंथी हो सकती है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन मैथड. What are the different types of the steps that take place in the urine, how the amount of urine is controlled, and how the urine formation take place in human being. Okay, so इस वीडियो में हम वो चारों के चारों स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर रियली ये सारा का सारा आपको मेथड पता चलेगा, हाउ द यूरिन मेथड फॉर्मेशन टेक प्लेस. क्लियर? सो सबसे पहले मैं आपको वो चार मेथड डिस्कस करती हूँ जिसके बेसिस पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारी किडनी के अंदर. ओके, सो यू आर रियली सी दैट दिस इज द रीनल आर्टरी, एंड रीनल आर्टरी से ये आ गया एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से दिस वन इज इफरेंट आर्टरियोल. यस, दिस इज ग्लोमेरुलस, glomerulus, this is Bowman capsule, this one Bowman capsule. अब हम यहाँ पर आपको this one is PCT, PCT के नीचे loop of Fenley, फिर DCT, एंड दिस वन इज इफरेंट आर्टरियोल आगे जा करके पेरीट्यूबुलर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या वासा रेक्टा में कन्वर्ट हो सकती है. तो मैं यहाँ पे पेरीट्यूबुलर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ही डिफाइन कर रही हूँ. क्लियर? ओके, अब वो यहाँ पे चारों के चारों स्टेप्स को मैंने हाईलाइट किया है. वो जो चारों स्टेप हम इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें से रीनल प्लाज्मा फ्लो में से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के थ्रू यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है. तो ग्लोमेरुलस में बोमेन कैप्सूल में जो फिल्टर होता है वो क्यों फिल्टर होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है, एंड दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं. ये फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप यहाँ पर होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. अब इस जाने वाले फिल्ट्रेट में भी कोई इंपॉर्टेंट सब्सटेंस तो नहीं रह गया, उस इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को फटाफट ब्लड में डाल लो क्योंकि वो बॉडी के लिए ज़रूरी है. तो इसका मतलब उन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को हम यहाँ पर दोबारा एब्जॉर्ब करते हैं. सो इसलिए यहाँ पे स्टेप बोला जाता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. ओके, तो यहाँ से पीसीटी, लूप ऑफ फैनले, डीसीटी से जो सब्सटेंस ब्लड की तरफ जाता है, जो ब्लड हमारी बॉडी में जाने वाला है, सो वो स्टेप कहलाता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. लेकिन जो ये ब्लड जा रहा है, जो यहाँ से इफरेंट आर्टरियोल से जा रहा है अपने आप को प्योर करवा के, क्या उसमें सारे का सारा मटेरियल रिलीज आउट हो गया है? उसमें तो कोई इम्प्योरिटी नहीं रह गई. सो इस जाने वाले ब्लड में अगर कोई इम्प्योरिटी रह गई है तो उसको दोबारा ब्लड से इस फिल्ट्रेट के अंदर डाल देंगे, जो फिल्ट्रेट आगे जाके यूरिन बनने वाला है. इसका मतलब ब्लड में से फिल्ट्रेट मतलब यूरिन में डालना, इट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन, एंड दिस इज द थर्ड स्टेप. एंड यूरिन के आउटपुट को कोलेक्टिंग डक्ट से जो बाहर चला जाता है उसको बोलते हैं यूरिन रिमूवल, और ये फोर्थ स्टेप है. तो ये चार स्टेप इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल. क्लियर? ओके, चलते अब हम करते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप, एंड दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? कहाँ होता है? यू रियली ऑब्जर्व, इट इज टेक प्लेस इन द ग्लोमेरुलस या बोमेन कैप्सूल में ये होता है. ओके ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी हम बोल देते हैं. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, जो डेली की डेली हमारे बॉडी के अंदर किडनी के नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में जो डेली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो कितना ml बनता है, इसमें लगभग 1100 से 1200 ml जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है पर मिनट इन ग्लोमेरुलस आउट ऑफ द टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो. क्लियर? ओके, अब हम आते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है. जो यहाँ से ब्लड से नीचे चला गया है पीसीटी में, उसमें क्या क्या होता है,
ऑब्वियसली उसमें तो वो सब कुछ चला गया जो ब्लड के प्लाज्मा में होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया इसमें, उसमें रह गई आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, इसके अलावा प्लेटलेट्स, इसके अलावा बड़े बड़े प्रोटीन। तो इसका मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, रीनल प्लाज्मा के इक्वल होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होती, बड़ी बड़ी ब्लड की प्रोटीन नहीं होती। ओके, तो इसमें अभी भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो नीचे चला गया है उसमें और क्या क्या होता है, उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन वगैरह होते हैं। इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी चली गई, कुछ हार्मफुल चीजें भी चली जाती हैं। अब उनको सेपरेट करना होता है सेकंड और थर्ड स्टेप के अंदर। ओके, तो ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। एंड मैंने आपको ये बता दिया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रीनल प्लाज्मा फ्लो बट accepting the few type of the protein as well as the fat. Okay, so glomerular filtration rate कितना होता है, we already discussed, it is equal to 125 ml per minute और इट इज इक्वल टू द 180 लीटर पर डे। सो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। ओके, अब हम ये पढ़ते हैं कि ये आपने ये डिस्कस कर लिया कि वो जो हमने नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर देखा था उसके बेसिस पे जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है उसमें से फिल्ट्रेट फिल्टर होकर के नीचे आ जाता है और जो बड़े बड़े प्रोटीन है जो नीचे पोडोसाइट्स सेल्स के अंदर से क्रॉस ओवर नहीं होते, जो रह जाते हैं, वो इधर की इस तरफ चले जाते हैं इफरेंट आर्टरियोल में प्योर ब्लड के अंदर। ओके, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर के हिसाब से इस GFR को ऑटो रेगुलेट कैसे होता है ये। तो अब इसमें इसी में एक और टॉपिक कर लेते हैं हम, ऑटो रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कि बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी है, कम पानी है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कम है, उसके हिसाब से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैसे डिसाइड होता है। इसमें फर्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं मायोजेनिक मैकेनिज्म। यू ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड एंड यू ऑलरेडी नो दैट आवर ब्लड वेसल्स, ऑब्वियसली द किडनी ब्लड वेसल्स आर इनर्वेटेड बाय द वेरियस टाइप्स ऑफ द sensitive neurons and they have the capability of the expansion as well as the contraction. So the myogenic mechanism में क्या होता है, जैसे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस बॉडी के ब्लड में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो किडनी के अंदर भी फास्ट आएगा। तो क्या होगा, हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट जो आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स है उसका डायमीटर नैरो हो जाएगा और डायमीटर नैरो होने से वो फटाफट आएगा। तो इसका मतलब GFR रेट जो है वो स्टार्टिंग के केस में बढ़ जाता है, लेकिन उसको उसी टाइम कंट्रोल कर लिया जाता है। ओके, दूसरा जो मैकेनिज्म है मायोजेनिक मैकेनिज्म में ब्लड प्रेशर के हिसाब से हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट एंड कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं। एंड यू ऑल्सो नो दैट अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया का डायमीटर डायलेट कर दें, ब्लड वेसल को डायलेट कर दें, तो उसमें क्या होगा, डायलेशन से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और अगर हम उसको और नैरो कर दें तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो बॉडी के हिसाब से हमारी जो किडनी की ब्लड वेसल्स हैं वो रेगुलेट होती रहती है, एडजस्ट करती रहती हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑटो रेगुलेशन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज जक्स्टाग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। सो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था व्हाट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। उसमें मैंने एफरेंट एंड डिफरेंट आर्टरियोल की सेल्स को, इधर से आने वाली DCT सेल्स को, दोनों को इस वे में मॉडिफाई करके दिखाया था और उनके बीच में कुछ फंसी हुई लैकी सेल्स को भी बताया था। ये तीनों की तीनों मिलकर के एक एपरेटस बनाती हैं जिसको बोला था जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसके थ्रू रास सिस्टम चलता है। रास सिस्टम के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी हिंट देते हैं कि जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की जो सेल्स हैं, जो मैक्यूला डेंसा सेल्स है, वो रिलीज करती है रेनिन, क्योंकि उनके अंदर इनएक्टिव रेनिन होता है और जब ये रिलीज हो जाता है तो ये एक्टिव होता है और ये उस टाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है और उसके हिसाब से बॉडी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी के अंदर डिसाइड होता है।
ओके इसके बाद में थर्ड मैकेनिज्म होता है GFR को कंट्रोल करने का है, एंड दैट इज द न्यूरल कंट्रोल। एंड मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी कि किडनी के अंदर प्रेजेंट ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसके अंदर ऐसे न्यूरॉन्स अटैच होते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के, और वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रीनल आर्टरीज जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, और जिसकी वजह से रीनल फ्लो, कॉन्ट्रैक्शन से जिसकी वजह से रीनल फ्लो है और GFR जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और उनके डिक्रीज होने से क्या होता है, देयर इज ऑटो एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। ओके सो ये न्यूरल कंट्रोल है। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो किडनी की ब्लड वेसल्स हैं दे आर आल्सो इनर्वेटेड बाय द सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी। ओके ये तो फर्स्ट स्टेप हमारा यूरिन फॉर्मेशन का। उसके बाद में अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, एंड दैट इज अ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सो पॉइंट टू बी नोटेड, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोला, इसका मतलब ऑब्वियसली ट्यूब्यूल्स में से, मतलब PCT, लूप ऑफ फेनले, DCT में से कुछ एब्जॉर्ब किया जा रहा है इन द फ्लोइंग ब्लड। जो ब्लड अब बॉडी के अंदर जाने वाला है ऊपर, उस ब्लड में डाला जाएगा। ओके लेकिन मैंने रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोला, मैंने सिंपल क्यों नहीं कहा ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। सो यू आर वेल studious students and you are very intelligent and you know that there is already one time absorption of the nutrient as well as all the type of the mineral take place in the intestine। इसका मतलब बॉडी ने पहले उनको इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन अब वो ब्लड के थ्रू होते हुए किडनी में आके फंस गए हैं, और अब वो फिल्ट्रेट में यूरिन में जा रहे हैं, तो उनमें यूरिन में से जाने से रोकने के लिए उनको हमें दोबारा ब्लड में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एक बार इंटेस्टाइन में ये ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और अब ये किडनी वाले फिल्ट्रेट में से ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, इसीलिए इस स्टेप को लिखा जाता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, नॉट द ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। ओके सो सेकंड स्टेप हमारा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ओके सो इसमें से जो ये PCT DCT जो वेस्ट लेके जा रही है बॉडी का, इस वेस्ट में से अब हमें यूजफुल चीजों को इस प्योर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है, एंड दिस स्टेप इज द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन के दो ही मेथड होते हैं चीज़ों के मूवमेंट के, या तो एक्टिव होता है या पैसिव होता है। भाई जो जा नहीं रहा उसको धक्का मार के एनर्जी यूज करके उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, दैट इज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और जो बेचारा शरीफ होता है वो अपने आप भीड़ में से निकल के लो लेवल की तरफ चला जाता है, वो पैसिव एब्जॉर्प्शन। सो एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज द movement of molecule against the concentration gradient using the ATP molecule or energy from the low concentration toward the high concentration, this is the active absorption। और passive में क्या होता है, it is the simple movement of the molecule from higher concentration area toward the lower concentration area according to the concentration gradient। ओके चलो अब इसमें आप दो चीजें देखेंगे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। सो ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन दो मेथड से है भाई, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है और पैसिव एब्जॉर्प्शन है। ओके अभी तक आपको ये पता है कि अभी तक यहाँ पर आया हुआ जो फिल्ट्रेट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, रीनल प्लाज्मा फ्लो के। इसका मतलब इधर ट्यूब में, इधर ब्लड में जितना जो रीनल जो ब्लड है उसका ऑस्मोलैरिटी, और इधर से जो रीनल प्लाज्मा फ्लो ऊपर था, और नीचे जो PCT के अंदर फिल्ट्रेट है उसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ऑलमोस्ट इक्वल है। ओके सो GFR इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द ब्लड प्लाज्मा, लेकिन अब हम इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन सिक्रेशन करवा के इसको हम इम्बैलेंस कर देंगे और हमारे यूरिन को टोटली कंसंट्रेटेड करने वाले हैं। कैसे? सो फर्स्ट तो हम इसमें देखेंगे कि PCT के अंदर, इस बोमेन कैप्सूल के नीचे PCT में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। पहले तो आपको यही याद रखना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि PCT के अंदर कितने % सॉल्यूट्स का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। आपको पता होना चाहिए ऑलमोस्ट 65% सॉल्यूट जो होते हैं वो PCT के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और PCT इनको एब्जॉर्ब करके किसमें डाल देता है, पेरिट्यूबुलर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या वासा रेक्टा के अंदर डाल देता है। ओके
सो यहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब होता है भाई, ग्लूकोज, अमीनो एसिड होता है, इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट है, इसके अलावा वाटर है, इसके अलावा यूरिया भी होता है। ओके ये सारे के सारे, एंड दिस यूरिया इज फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी बिटवीन द ब्लड एज वेल एज द किडनी फ्लूइड एज वेल एज द filtrate only. There is no any necessary need of the urea in our body. Okay, it is only for maintaining the osmolarity. So इसमें ये चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। अब इसमें से कौन सी कैसे एब्जॉर्ब होती है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो आपको पहले तो एक मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि सल्फेट एंड क्रिएटिनिन आर नॉट रीएब्जॉर्ब्ड बिकॉज दीज आर द वेस्ट। और अगर ये ब्लड में जाने वाले ब्लड में रह भी जाए तो ब्लड इनको दोबारा धक्के से डाल देता है, तो ये दोबारा रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे। लेकिन बाकी की सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होने वाली हैं। कौन कौन सी? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाइटामिन्स, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये सभी, ठीक है। इनमें से सोडियम एंड पोटेशियम जो हैं वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। अभी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जिसमें जो चैनल ग्रेडियंट ओपन होता है मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए ओपन होता है और उसमें दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो एक के साथ एक वहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड जो होते हैं वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अगर आपने एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट पढ़ा था तो उसमें दोबारा एक बार डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाली वीडियो में देखिए, हमने वहाँ भी डिस्कस किया हुआ है कि सोडियम एंड पोटेशियम गेटेड चैनल होते हैं और ये चैनल जब ओपन होते हैं तो ड्यूरिंग देयर एक्टिव मेथड ऑफ द ट्रांसपोर्ट देयर इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज टेक प्लेस। भाई सोडियम जहाँ होता है एब्जॉर्ब, वहाँ पे इस पे क्लोराइड भी हो जाता है, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर चीज के एब्जॉर्प्शन के रिगार्ड में अगर साइमल्टेनियसली वहाँ पे दूसरी होती, दैट इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसी पर्टिकुलर एक मेथड पर अगर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था और उसकी एनर्जी को किसी दूसरा मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाए कि ग्लूकोज गेटेड चैनल ग्लूट ट्रांसपोर्टर को ओपन करने के लिए पर्टिकुलर अगर हमें किसी दूसरी सेकेंडरी हेल्प चाहिए, हमने ली है किसी पर्टिकुलर एनर्जी की, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड जो होते हैं वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीएब्जॉर्ब होते हैं इन द पीसीटी रीजन। वाटर यहाँ पे सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू रीएब्जॉर्ब होता है। क्लोराइड आयन, यूरिया एंड द अदर जो आयन है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। इतना सारा एब्जॉर्ब करने के बाद में जो फिल्ट्रेट है वो ऑलमोस्ट जो इधर ब्लड वाला जो जा रहा था और इधर पीसीटी का, ये दोनों के दोनों आइसोटोनिक हो जाते हैं। क्योंकि जो ब्लड जा रहा था उसमें क्या होते हैं, उसमें फैट होता है, उसमें प्रोटीन होती है, आरबीसी होती है, और इधर जो है अब उसमें ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुका है, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल एंड सो इट इज आइसोटोनिक। द फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक इन द पीसीटी। लेकिन अब हम इसको आइसोटोनिक नहीं रहने देंगे, इसको हम चेंज करने वाले हैं क्योंकि इसमें से तो मैक्सिमम हमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाना है। तो इसको जैसे ही ये लूप ऑफ हेनले में जाएगा तो पीसीटी से किस में जाएगा, बाद में लूप ऑफ हेनले में जाएगा। तो जैसे ही लूप ऑफ हेनले में जाता है ये, तो लूप ऑफ हेनले में पहले जाएगा ये डिसेंडिंग लिम्ब में। ओके, तो दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब। और डिसेंडिंग लिम्ब की बड़ी खास बात होती है क्योंकि लूप ऑफ हेनले उन्हीं टाइप के न्यूरॉन में मॉडिफाई होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाना होता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले का एक ही काम होता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन ओनली। तो इसीलिए जो लूप ऑफ हेनले है वो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ किस में होता है, इन द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। क्यों? क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, इट इज ओनली एंड ओनली परमिएबल फॉर द वाटर, और यहाँ पे वाटर का ही रीएब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द किडनी। क्योंकि लूप ऑफ हेनले कहाँ चला गया है, मेडुला रीजन में चला गया है, और मेडुला रीजन की ऑस्मोलैरिटी 1200 ओस्मोमोल तक चली जाती है, ओस्मोमोल पर लीटर तक चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ से फटाफट वाटर निकलता रहता है।
और ये वाटर अब किस में जाता है, इसके पास में प्रेजेंट ब्लड वाली वेसल के अंदर जाता है। ओके, सो इतना वाटर निकल जाता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो सॉल्यूट है वो कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक। ऑब्वियसली पानी कम हो जाता है और नंबर ऑफ सॉल्यूट जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो अभी हमने हाइपरटोनिक कर दिया है, इसके अंदर इसका पानी निकाल दिया है। लेकिन अब असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, अब असेंडिंग लिम्ब को अगर एज इट इज छोड़ दिया तो इसका क्या होगा, ये वाटर को रीगेन कर लेगा। इसीलिए क्या किया भगवान ने, इसको इतना सख्त कर दिया कि ये वाटर से इम्परमिएबल होता है, इसमें वाटर एंटर ही नहीं कर पाता। अब वाटर तो जा ही नहीं सकता, हाइपरटोनिक वैसे है, इसमें ऑलरेडी सोडियम एंड पोटेशियम ज़्यादा है, तो इसीलिए अब इसमें से सोडियम एंड पोटेशियम निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। निकलना तो क्या था, वाटर था, है ना, क्योंकि सॉरी ये वाटर, अब इसमें सिर्फ सॉल्यूट ज़्यादा है क्योंकि हाइपरटोनिक हो चुका है ये। तो अब ये सोच रहा था कि मैं वाटर लेऊंगा आगे जाके, क्योंकि जैसे ही आगे जाऊंगा वाटर मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वाटर तो मिलना ही नहीं है क्योंकि ये तो इम्परमिएबल हो गया। तो अब ये क्या करेगा कि मैं सोचता हूँ यहाँ पे सोडियम पोटेशियम को ये निकाल देता है बाहर। ओके, और अब सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को निकाल करके ये बन जाता है अगेन, कैसा बन जाएगा ये, it again become hypotonic. okay, so again it is formed hypotonic. तो descending limb में ये hypertonic होता है सॉल्यूट, पीसीटी में कैसा था, आइसोटोनिक। डिसेंडिंग लिम्ब में बन गया ये हाइपरटोनिक, और असेंडिंग लिम्ब में हाइपोटोनिक, क्योंकि वाटर का तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम एंड किसका हुआ था, पोटेशियम एज वेल एज द क्लोराइड आयन का। ओके, तो इट अगेन बिकम द हाइपोटोनिक। अब ये चला गया है डीसीटी में, अब सारा का सारा सिस्टम संभालना है डीसीटी को। और ये तो आपको पता है कि जो डीसीटी होता है वो ग्लोमेरुलस के पीछे से होके जाता है, और डीसीटी जब ग्लोमेरुलस के पीछे से होके जाता है तो वहां पे बनता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जहां पे चलता है रास सिस्टम, जहां पे वर्किंग होती है दो टाइप के हार्मोन की, एल्डोस्टेरोन एंड एंटीडायूरेटिक हार्मोन। तो इसके अंडर में अब काम करने वाला है डीसीटी रीजन। तो डीसीटी में देखते हैं, डीसीटी में सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन बाय active transport, and sodium are absorbed due to presence of the aldosterone hormone and also the chloride ion. okay, लेकिन यहाँ पर वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होने वाला है बहुत ज़्यादा, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्योंकि अगर वाटर का, नॉर्मली तो वाटर रीएब्जॉर्ब होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ही क्या है, इट इज सो मच कंसंट्रेटेड इन द नेचर। तो इसीलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन फोर्सफुली इसमें से क्या करवाता है, वाटर का इसमें से और भी ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन करवाता है इन द ब्लड। ओके, सो सोडियम इज एब्जॉर्ब्ड बाय एल्डोस्टेरोन एंड वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये क्यों बना, क्योंकि हमारे जो डेली डाइट होती है उसमें, हम जो डेली कल्चर की लाइफ है उसमें बहुत सारे डायूरेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये डायूरेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे यूरिन को डाइल्यूट कर देते हैं, हमारी, इसका मतलब ये इस तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिसको हमारी बॉडी रिमूव करने के लिए एक्सेस में हमारा लीवर पानी उसको देता है कि पानी में घोल के इनको बॉडी से बाहर निकाल दो। ऐसे क्या क्या हैं, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि कैफीन, जैसे कि निकोटीन, और जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है। तो ये इस तरह के सब्सटेंस हैं जिनका कंजप्शन से हमारी यूरिन आउटपुट बढ़ जाती है, हमारी बॉडी का एक्सेस का वाटर इनके साथ यूज अप हो जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर इनके खिलाफ एक हार्मोन बन गया जिसको बोलते हैं हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो ये हार्मोन जो है ये बॉडी के अंदर से एक्सेस में वाटर को लॉस नहीं होने देता, ये उन अगेंस्ट है उन डायूरेटिक सब्सटेंस के। क्लियर? ओके, उसके बाद में लास्ट में यूरिन जो फिल्ट्रेट है वो किस में चला जाता है, कोलेक्टिंग डक्ट में। और अब हम इसको फिल्ट्रेट ना, अब कोलेक्टिंग डक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करवाती है कि टोटली जो फिल्ट्रेट है उसको
कंसंट्रेटेड करने ही वाली है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे सोडियम भी रीअब्जॉर्ब होता है एंड इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। और अब भाई हम इसको अब फिल्ट्रेट तो बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये अब उस कंडीशन में आ गया है, अब इसको हम यूरिन ही बोलेंगे। तो जो फिल्ट्रेट जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर करता है तो इसके अंदर कुछ नहीं रहता, उसके अंदर सिर्फ वेस्ट रहते हैं या बॉडी के वो सब्सटेंस रहते हैं जो नॉर्मल से ज़्यादा लेवल पे होते हैं एंड नाउ दिस इज नोन एज द यूरिन। ओके, लेकिन इसके बाद में भी एक और स्टेप है हमारा एंड दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन से पहले मैं एक रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस बताती हूँ, वो क्या होते हैं। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मली हमारे यूरिन के अंदर अपीयर नहीं होते, लेकिन अगर हमारे ब्लड में वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाए तब उनका अपीयरेंस इन द यूरिन हो जाता है, तो वो उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। तो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस क्या होते हैं? जो कभी भी यूरिन के अंदर अपीयर नहीं होते नॉर्मली, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, एंड ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर नेवर अपीयर इन द यूरिन इन ए हेल्थी पर्सन एंड दीज आर नोन एज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। और इनका जो रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जैसे कि ग्लूकोज की है, वो 180 mg/100 ml होता है। ओके, सो हम लास्ट स्टेप के ऊपर चल रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन के एंड दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? जो ये ब्लड जा रहा था अपनी तरफ से बड़ा अच्छा बन के जा रहा था कि मैं प्योर हो चुका हूं, अब मेरे अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, लेकिन जो ये ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल, फिर भी जज करती है उसको, फिर भी चेक करती है कि कोई इम्प्योरिटी तो नहीं लेके जा रहे हैं आप पूरी बॉडी में, तो इसीलिए उस इम्प्योरिटी को जाने से पहले निकालने की कोशिश करती है। ब्लड में से इम्प्योरिटी को निकालना और उस बनने वाले यूरिन मतलब फिल्ट्रेट के अंदर डालना स्टेप जो होता है वो थर्ड स्टेप है एंड इट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, और ट्यूबुलर सिक्रीशन में ऑब्वियसली हार्मफुल सब्सटेंस का ही सिक्रीशन होता है, जैसे कि क्रिएटिनिन, हिप्योरिक एसिड, जैसे कि पिगमेंट्स हैं कुछ, अगर कलर्ड पिगमेंट बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर टेस्ट करने के लिए डाले जाते हैं, कोई ड्रग्स है जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह हैं, ये सारे के सारे एक्टिवली सिक्रेट हो जाते हैं इन पीसीटी रीजन एंड ऑल्सो इसके अलावा हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया आयन वगैरह भी सिक्रेट हो जाते हैं। इसमें यूरिया जो होती है, यूरिया भी सिक्रेट हो जाती है अगर ब्लड में रह गई है तो, एंड यूरिया बाय सिंपल डिफ्यूजन इन द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम। इधर कलेक्टिंग डक्ट होती है और इधर थिन लिम ऑफ असेंडिंग लिम होता है, उसमें से निकल के वो उधर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज जस्ट फॉर बैलेंसिंग द ऑस्मोलैरिटी ऑफ 3 एरिया, ब्लड, किडनी फ्लूइड एज वेल एज द फिल्ट्रेट इन द रीनल ट्यूब्यूल। ओके, इसके अलावा और क्या क्या सिक्रेट होता है? पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, बाइकार्बोनेट, ये सभी के सभी एक्टिवली सिक्रेट हो जाते हैं इन द रीजन ऑफ द DCT इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन। क्लियर भाई? सो इस वीडियो के अंदर हम वो सारे के सारे स्टेप्स डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से स्टेप्स जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो आई होप आपने इन सभी स्टेप्स को अपनी नोटबुक में नोट किया होगा और इसके बाद में जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ये जो स्टेप है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर भाई? वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बेटा, और जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।